हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और मैं स्वागत करती हूँ आपका evidyarthi.in में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप सब स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं, कैसे सब बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसे कि आप जान ही गए होंगे आज की कौन सी वीडियो है। ये प्रश्न उत्तर की वीडियो है। आपके पाठ 10 के प्रश्न उत्तर आज हम करने वाले हैं। पाठ 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, आपके इतिहास की बुक से। भाई प्रश्न उत्तर को कोई भी एकदम देरी वेरी नहीं करनी है, हमें जल्दी से हम लोग शुरुआत कर देंगे हमारे प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित, यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले मैं अपना हथियार को चला लेती हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। ये है हमारा, अगर आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैच दी फॉलोइंग कहलाएगा, है ना। भाई इसको हम लोग कर लेते हैं। वैसे ही इतना ज्यादा परीक्षाओं में आता नहीं है, पर इसमें से तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ प्रश्न निकल ही जाते हैं। जैसे कि मेल करिए एक तरीके से, एंड आप कह सकते हैं निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करिए, सही गलत, ये सब इसमें से आ जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को दे रखा है और उन शब्दों को एक अच्छा अवसर मिला है भाई उन शब्दों को समझाने का, तो वे करते हैं। सूबेदार हमारा सबसे पहला शब्द है। सूबेदार को क्या कहते हैं? राज्यपाल कहा जाता है, यानी कि गवर्नर, ठीक है। पहला वाला हम जरा ढूंढते हैं। यहाँ पे सूबेदार सूबेदार सूबेदार, ये रहा। यहाँ पे भी सूबेदार मतलब ही दे रखा है, लेकिन इसका अलग से मैं सूबेदार को और ज्यादा सही तरीके से बोलूं तो उसको राज्यपाल ही बोला जाएगा, ठीक है। तो मुगलों के राज में सूबेदार रखे जाते थे, एक एक प्रांत दे दिया जाता था इन लोगों को। प्रांत को अंग्रेजी में प्रोविंस कहते हैं। सूबेदार यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ये पहला वाला हमारा हो गया प्रांतीय सूबेदार, यानी कि राज्यपाल। फौजदार, फौज, भाई फौज से ही पता चल रहा है कि कुछ मिलिट्री का भाई शब्द है ना। तो फौज मतलब तो पता ही है सबको। तो इसका क्या होगा? फौज यहाँ पे आ जाते हैं। फौजदार किसको बोला जाता है? एक मुगल सैन्य कमांडर को फौजदार बोला जाता है। मुगलों के वक्त पे सैन्य कमांडर को, जो पूरी की पूरी सेना को कमांड कर रहा हो, उसको बोला जाता है फौजदार। तो भाई यहाँ पे नंबर 2 भाई हमें मिल गया बड़ी आसानी से। इजरादार, इजरादार किसको बोला जाता है? एक राजस्व कृषक को इजरादार बोला जाता है। देखिए उस वक्त पे कुछ इजरादारी नाम की कोई सिस्टम वहां पे उस वक्त पे चल रही थी। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि क्या था ना, कि जमींदार वहां पे कर वसूली करते थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी लगा रखे थे कर वसूली करने के लिए, है ना। लेकिन वहां पे एक बिल्कुल नया चाल चलन चला कि अब से जितने भी कृषि है, जितने भी किसान है, वो भी कर वसूली करेंगे, ठीक है। ये एक बिल्कुल नया चाल चलन वाला सिस्टम वहां चला दिया था, तो इसी को इजरादारी सिस्टम बोला गया था। तो इसका भाई हमने 3 वाला नंबर हमने पहले ही लगा दिया भाई। इसके बाद है मिसल। भाई हमने जो सिखों वाला जो विषय करा था ना, इसी पाठ में से था, सिखों के ऊपर, सिख राज के ऊपर हमने जो पूरा एक विषय करा था। उसके अंदर मिसल और जट्ठा नाम के 2 शब्द आए थे, ठीक है। याद नहीं है थोड़ा बहुत बच्चों को, लेकिन चलता है, थोड़ा बहुत निकल गया है, ठीक है। तो मिसल का फिर से मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। सिख योद्धाओं का समूह को मिसल बोला जाता है। यहाँ इसका चौथा नंबर लगा देते हैं। चौथ क्या होता है? चौथ होता है मराठाओं द्वारा लगाया गया कर। जब मराठा राज चल रहा था तब वहां पे उस वक्त पे सारदेशमुखी और चौथ नाम के कर वसूली की प्रथाएं लगाई गई थी, जिसमें कर वसूली करते हैं लोगों से, ठीक है। चौथ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5वां नंबर, जो है मराठों द्वारा लगाया गया कर, ठीक है। इसके बाद क्या है? कुणबी यहाँ पे ढूंढते हैं। मराठा कृषक योद्धाओं को कुणबी बोला जाता है। देखिए उस वक्त में मराठा का जो राज चल रहा था ना, मराठाओं का, उस वक्त में सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजा का नाम लूं, तो सबसे पहले मेरा जुबान सबसे पहले खुल रही है छत्रपति शिवाजी के लिए। तो शिवाजी महाराज कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मुझे पराक्रमी योद्धा चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिवारों से मेलन खाने वाली योद्धा चाहिए, ऐसे करके कुछ नहीं होता था। उनको चाहिए बस एक तरीके से अंदर जज्बा होना चाहिए और तुम मेरी प्रजा में शामिल हो। तो वो किसी भी तरीके की, कृषक हो, भले किसान हो, चरवाहा हो, किसी भी तरीके की अपनी क्या कर लेते थे, अपनी फौज में उसको शामिल कर लेते थे। तो कुणबी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। कुणबी का यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वही 6वां नंबर आ गया हमारा। मराठा कृषक योद्धा। मराठा कृषक योद्धा की टोली को कुणबी बोला जाता था। ये
याद हो जाएगा भाई आपको, इजी है। ठीक है, उमरा, उमरा किसको बोला जाता है? उच्च अभिजात को उमरा बोला जाता है, यानी कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो दरबार के अंदर बहुत ज्यादा शान शौकत रखता हो, बहुत ज्यादा रोकड़ा रखता हो, उसको आप उमरा का नाम दे सकते हैं। मुगल जुबान में उमरा बोला जाता है। सो ये इसका 7वां नंबर हमने कर लिया। देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये वाला प्रश्न कर लिया है। उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं, अच्छे से आप उत्तर देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी आता है भाई परीक्षा के अंदर, लेकिन इसके अगर मैं बोलूं अनुमान लगाए तो कितना परसेंटेज आएगा, कितना परसेंटेज आने का इसमें है कि परीक्षा में आएगा, वो है 25 से 30%। इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल सच सच बोल दिया है मैंने। तो पहला वाला हम लोग कर लेते हैं, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो भाई कहाँ पे औरंगजेब जी ने अपनी सबसे बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी? तो वो थी दक्कनी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी भारत में अपनी सबसे बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, ओके। सो उमरा और जागीरदार मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे। किसके किसके थे भाई? सो भाई इसका उत्तर है साम्राज्य के। तो जागीरदार और उमरा, उमरा कौन थे? उच्च स्वर लोग जो बहुत ज्यादा ऊपरी जात के हों, ठीक है, उनको उमरा बोला गया। अभी अभी हमने करा ना, तो उमरा और जागीरदार साम्राज्य के एक तरीके से अभिन्न अंग थे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है असफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश में की। असफ जाह ने, यहाँ पे देखा जाए तो 1724 में इन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी। ठीक है, या फिर मैं बस ऐसे कुछ रफली तरीके से लिख दे रही हूँ, पीछे अच्छे से उत्तर लिखे हुए हैं। अवध राज्य का संस्थापक डैश था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था भाई? मतलब एक तरीके से बोले तो गवर्नर, राज्यपाल कौन था? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सादत खां। ठीक है, सादत खां कौन थे? अवध के राज्यपाल। ठीक है भाई, हमने आपके सारे उत्तर कर दिए हैं। अब पीछे अच्छे से उत्तर लिखे हुए हैं, देखिए दक्कन साम्राज्य 1724 और सादत खां कहाँ का? अवध का राज्यपाल था। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 आता है, बताइए सही या गलत। सही या गलत मुझे सबसे ज्यादा मतलब मैं क्या बताऊं, इतना सरल लगता है कि जय माता टिक टिक ऐसा लगता है बिल्कुल। सो क वाला करते हैं। सबसे पहला वाला है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण नहीं किया भाई, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नादिर शाह अफगान का राजा था, अफगान से आया हुआ था। उसकी नेशनलिटी की बात करी जाए, ठीक है, सो अफगान का था वो, और बंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खान नाम के राज्यपाल राज कर रहे थे। सो भाई नादिर शाह का बंगाल से कोई भी लेना देना नहीं था। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था? नहीं, सवाई राजा जयसिंह इंदौर का नहीं, आमेर का शासक था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पीछे के 2 बिल्कुल सही है, ये मेरी छठी इंद्री बता रही है। हाँ, तो मैंने भाई उत्तर पहले ही देख लिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 9वें गुरु में आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तो भाई ये हमारा सही हो जाएगा। पुणे को पुणे भी बोला जाता है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठाओं की राजधानी बना। तो भाई ये भी सही है, 18वीं शताब्दी में ही मराठाओं की राजधानी पुणे को दिया गया था, पुणे को उसका करार दिया गया था। तो इसका सही है भाई, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, गलत गलत और सही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 4 के साथ। सादत खां के पास कौन कौन से पद थे? सादत खां जानते हैं कि वो कहाँ का भाई? अवध का एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नर था। शासक नहीं बोलूंगी, वो तो राजा कहला देगा। अवध का राज्यपाल था। ठीक है, गवर्नर बोलते हैं। सादत खान ने सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी के संयुक्त कार्यालयों का आयोजन किया था। देखिए, वो अपनी फौज को भी संभालता था, पैसों का लेन देन, जितना भी रोकड़ा वोकड़ा का सब सामान, मतलब जो भी उसका चलता था, उसका भी प्रतिनिधित्व था। ठीक है, साथ ही साथ वो वहां का गवर्नर भी था। तो उसने 3 ऑफिस संभाल रखे थे। ठीक है, सो वह अवध प्रांत के राजनीतिक, वित्तीय और सैन्य मामलों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, वित्तीय यानी कि अंग्रेजी में बोला जाता है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री।
इन सब का वो अवसर कहलाता था। अब अगर आप अच्छे से इसका उत्तर यहाँ पे भी देख रहे तो यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है, सादत खां के पास निम्नलिखित पद थे। आप इसको अगर एकदम छोटे तरीके से लिखना चाहते हैं तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। ठीक है, दो दो तरीके से आप इसका उत्तर को लिख सकते हैं। तो 5वां प्रश्न आता है, 5वां प्रश्न से लेके 9वें प्रश्न तक हम दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जल्दी से दूसरी वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान जरूर रखिएगा और फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने पॉजिटिव कमेंट्स को नीचे जरूर लिखिएगा। मैं जरूर आपके सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और बिल्कुल छोटे छोटे दिल दे देती हूँ। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।